हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बड़ौदा उपचुनाव में अब लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच रह गई है, क्योंकि चौथे निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले डॉक्टर कपूर नरवाल के घर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके निवास पर पहुंचे और इस दौरान मान मनोबल के बाद डॉक्टर कपूर नरवाल नामांकन वापस लेने पर राजी हो गए। इस मौके पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर कपूर नरवाल नाराज थे और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन अब वो मान गए हैं और अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की समस्याओं के बहाने सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन बड़ौदा के नतीजे आएंगे उसी दिन से प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जिसका नींव नामांकन वापस लेकर कपूर नरवाल ने शुरुआत की है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक वीडियो पोस्ट कर आजाद उम्मीदवारों से अपना नामांकन वापस लेने का आग्रह किया है। शैलजा ने आजाद उम्मीदवारों को सलाह देते हुए कहा कि हमें सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज गोहाना में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझे उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने कार्यालय की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की। इस दौरान योगेश्वर की पत्नी और मां समेत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट और कई खिलाड़ी मौजूद रहे। बबीता फोगाट ने कहा कि हम पूरी तरह से योगेश्वर दत्त के साथ खड़े हैं। इस दौरान पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि आज से उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। अब दोनों पार्टियों के कार्यक्रम और नेता एक साथ मिलकर प्रचार करेंगे। योगेश्वर का कहना है कि उनका एक ही मकसद है, बड़ौदा का विकास करना। उन्होंने कहा कि इससे पहले बड़ौदा हलके का विकास नहीं हुआ। बड़ौदा हलके के साथ आज तक भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बड़ौदा हलके के लिए काफी विकास करवाया है। वहीं योगेश्वर ने यह भी कहा कि राजनीति में उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो बड़ौदा हलके की सेवा करने आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी नेत्री इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। गृह मंत्री ने शाराना अंदाज पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लाख छुपाएं, लेकिन इनकी महिलाओं के प्रति सोच जुबां पर आ ही जाती है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 952 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 249 और फरीदाबाद में 177 नए मामले सामने आए। रोहतक में 45, हिसार में 131 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 1640 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के छोटे भाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मॉडल टाउन स्थित उनके आवास पर वो पहुंचे। ओपी चौटाला ने विधायक के परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। पूर्व मुख्य सचिव डीएस ढेसी को सीएमओ में विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ढेसी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विशेष प्रधान सचिव बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ढेसी वर्तमान में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पद पर कार्यरत थे, लेकिन रविवार को उन्होंने इस पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर 24 अक्टूबर को अपने पद से कार्यमुक्त हो रहे हैं। वो अब विश्व बैंक में बतौर कार्यकारी निदेशक सेवाएं देंगे। डीएसजेसी मनोहर लाल सरकार में लंबे समय तक मुख्य सचिव पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उनकी काबिलियत को देखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया था। डबवाली के सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया। किसानों ने तकरीबन 14 ट्रकों को रोककर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों की ओर से धान को सीधे सेलरों के पास भेजा जा रहा है, जबकि हरियाणा का धान अभी तक बिकना शुरू भी नहीं हुआ। नाराज किसानों ने हाईवे किनारे धरना करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की भी मांग की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डबवाली एसडीएम अश्विनी कुमार की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया कि कोई भी बाहरी राज्य के ट्रक को डबवाली में अनलोड नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तीन कृषि कानूनों को लेकर कालावली में लगातार किसानों का धरना जारी है। किसान नेता गुरदास सिंह ने कहा कि जल्द टोल प्लाजा को रोकेंगे। किसानों का कहना है कि उनकी फसल उचित दाम पर नहीं खरीदी जा रही। किसानों ने आरोप लगाया कि कालावली में धान बाहर से आकर मंडी में उतर रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार 3 कृषि कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर जल्द तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो जल्द किसान जगह जगह टोल प्लाजा को रोकेंगे। शारदीय नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। देश भर के शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र के दौरान भक्त मां की पूजा अर्चना में जुटे हैं। ऐसे में कैथल के छोटी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कैथल में छोटी देवी के मंदिर में प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर महाभारत के समय का है। राजा उदय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि देवी राजा उदय सिंह के सपने में आई थी और उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए उनका मार्गदर्शन किया था। जब खुदाई की गई तो देवी की प्रतिमा निकली। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर समेत सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से बचाव के लिए नियमों का पालन भी किया जा रहा है। रोहतक जिले में खरावड़ गांव के पास आईएमटी फेज 3 में एक महिला का शव मिला जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात हैं उसके आधार पर हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओकलाना के गांव दौलतपुर में स्कूली छात्रों और अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की, रोष प्रदर्शन किया। दरअसल यहां के सरकारी स्कूल के उन छात्रों को फेल दिखा दिया गया जो मार्च 2020 में पास हो गए थे। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड ने पहले बच्चों को पास किया, लेकिन 16 अक्टूबर को जारी रिजल्ट में उन बच्चों को फेल दिखाया गया जो बच्चे पास थे। मामले को लेकर अभिभावकों और छात्रों में भारी रोष देखा जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि कई बच्चों के कंपार्टमेंट दिखाई गई है जो अच्छे नंबरों से पास हुए थे। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पहले दिए गए 10वीं के नतीजों के आधार पर 11वीं क्लास में दाखिला ले लिया है। टोहाना के गांव भोंडी में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूक करने पहुंचे। इस दौरान किसानों की ओर से किए गए सवाल के बाद अधिकारी वहां से चले गए। बता दें कि अधिकारी किसानों को पराली नहीं जलाने के बजाय उसे मशीन द्वारा हटाए जाने की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों के सवाल करने पर अधिकारी बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। किसानों ने कहा कि सरकार पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन किसान प्रति एकड़ 4500 का खर्चा क्यों करें? किसान पहले से ही कम कीमत में अपनी फसल बेचकर घाटे में हैं। किसानों ने कहा कि सरकार को प्रति एकड़ किसानों को 3000 रुपए देने चाहिए और बाकी 1500 रुपए किसान अपनी जेब से लगाकर सहयोग कर सकता है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उन्हें मजबूर होकर खेतों में पराली को आग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पराली को उठाए बगैर अगली फसल खेत में नहीं बोई जा सकती।
फसल अवशेषों को जलाने पर अब प्रशासन और कृषि अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सैटेलाइट के अलावा गांव दर गांव अधिकारियों की टीमें निरीक्षण कर रही हैं और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ ऐसे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है जो फसल अवशेष जला रहे हैं। टीम में खंड कृषि अधिकारी के अलावा एरिया का पटवारी और ग्राम सचिव भी उसके साथ है। फसल अवशेष जलाने वाले ऐसे कई किसानों को विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें ये कई किसानों पर जुर्माना किया गया। उपमंडल कृषि अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जिले की बात करें तो अब तक विभाग के पास 112 ऐसी लोकेशन है जहां पर फसल अवशेषों को जलाया गया था, जिनमें से 40 के खिलाफ चालान भी किए गए। वहीं रादौर में 48 लोकेशन उन्हें प्राप्त हुई है, जिनमें से 4 के चालान किए गए हैं। और उस क्षेत्र में मुख्य सड़क निर्माण के चलते दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों ने सड़क पर जाम लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कि त्योहारी सीजन में सड़क निर्माण के कारण उनके पास कोई ग्राहक ही नहीं आता, जिसके चलते परेशान होना पड़ रहा है। टोहाना के नागरिक अस्पताल में इन दिनों एक सरकारी योजना पर ट्रायल चल रहा है। इस योजना का लागू होने के बाद सरकारी अस्पताल से दवाई ले रहा मरीज प्रदेश में किसी भी सरकारी अस्पताल से आसानी से दवा ले सकेगा। अस्पताल की ओपीडी में दर्ज कर हर व्यक्ति को यूनिक कोड नंबर स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में आने वाले हर मरीज का रिकॉर्ड कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन रखा जाएगा। उसे क्या दवाई दी गई, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। इसके साथ जो भी चिकित्सक उसका इलाज कर रहे होंगे, उसकी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हर सरकारी सिस्टम में नागरिक अस्पताल में उपलब्ध होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए टोहाना के फार्मासिस्ट ऑफिसर रमन कुमार ने बताया कि अभी टोहाना के नागरिक अस्पताल में इस योजना का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के लागू हो जाने से उन्हें भी मरीजों की दवा के हिसाब किताब में आसानी होगी। सोहना में एक महिला के साथ उसके पति के दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी ने महिला की वीडियो बनाकर उसे कई बार ब्लैकमेल किया और उसका शोषण किया। आरोपी ने पीड़िता से लाखों रुपए भी वसूले। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने कई बार वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने जैसी अलग अलग आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राज्यीय रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो से शिमला, कुल्लू, मनाली और बैजनाथ तक रोडवेज का पहिया घूमना शुरू हो गया है। हालांकि कई रास्ते अभी भी पूरी तरह से नहीं खुले, मगर पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बस सेवा शुरू होने से आमदनी 9 लाख तक पहुंच गई है। वहीं इंटर स्टेट मार्गों पर बसों के दौड़ने से यात्रियों को भी राहत मिली है और यात्रियों के समय की भी बचत हो रही है। यात्रियों का कहना है कि हिमाचल की सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत फायदा होगा। वहीं रोडवेज की इनकम बढ़ने पर अंबाला बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि आज से हिमाचल में भी हरियाणा रोडवेज की लॉन्ग रूट पर बसें जाएंगी, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा और वक्त के साथ उनका किराया भी कम लगेगा और इससे हरियाणा रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए टेस्टिंग तेज की जा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस कोविड टेस्टिंग लैब तैयार की गई है, जिससे अब कोरोना की जो रिपोर्ट बाहर के जिलों से आती थी उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल इस लैब में 10 सैंपल्स का ट्रायल कर रिपोर्ट को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाएगा और अप्रूवल आने के 2 दिन बाद यमुनानगर में ही कोविड टेस्टिंग इस लैब में होगी और रिपोर्ट भी मिल जाएगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय ने बताया कि लगातार जिले में कोरोना में सुधार हो रहा है। मरीजों के ठीक होने का अब 92% रिकवरी रेट है। जिले में अब 296 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें 159 होम आइसोलेशन है। त्योहारों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन में है और अलग अलग मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी कर रही है। मिठाई की गुणवत्ता की जांच कर रही है। पुंडरी डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि सीएम फ्लाइंग ने पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार पर रेड की।
इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा कुछ मिठाइयों में गंदगी पड़ी हुई थी जो ग्राहकों को बेचना चाहते थे, उसके सैंपल भरे गए हैं। ये अभियान दिवाली तक जारी रहेगा। फतेहाबाद के झलनिया गांव में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर के पास से एक अवैध पिस्तौल, 14 जिंदा कारतूस और 1 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर ग्रामीण इलाकों में अफीम की तस्करी कर रहा था। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है।